मित्रों, आज से मैं बुक रीडिंग की एक सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं, जिसकी प्रथम कड़ी में ब्रायन ट्रेसी द्वारा रचित मोटिवेशन है। इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को ये बुक रीडिंग दूं। प्रस्तावना। कर्मचारी हर कंपनी का सबसे बड़ा खर्च होते हैं। वे सबसे बड़े स्रोत भी होते हैं जिनका पूरा दोहन नहीं किया जाता है या लाभ नहीं लिया जाता है। आम कर्मचारी की योग्यताओं में विकास, उत्पादकता, प्रदर्शन, उपलब्धि और मुनाफे की सबसे बड़ी संभावना छिपी होती है। इस पुस्तक में आप इस संभावना को उजागर करने के सूत्र सीखेंगे। इस पुस्तक में आप प्रबंधन के एक बेहद महत्वपूर्ण काम को सीखेंगे। शिखर प्रदर्शन करने के लिए दूसरों को कैसे प्रेरित करें। आप पिछले 50 वर्षों में खोजे गए कुछ सर्वश्रेष्ठ विचारों का इस्तेमाल करना सीखेंगे, जिनसे आपके कर्मचारी कंपनी के विकास में अधिकतम योगदान देने में सक्षम बन सकते हैं। हम एक बात जानते हैं, आप किसी दूसरे को प्रेरित नहीं कर सकते, लेकिन आप उन बाधाओं को जरूर हटा सकते हैं जो उन्हें खुद को प्रेरित करने से रोकती है। सारी प्रेरणा अंदर से आती है, यह स्व प्रेरणा होती है। मैनेजर के रूप में आप एक ऐसा परिवेश या माहौल बना सकते हैं जहां स्व प्रेरणा स्वाभाविक और सहज रूप से फले फूले। रॉबर्ट हॉफ एंड एसोसिएट्स के मुताबिक आम कर्मचारी अपनी क्षमता के मुकाबले 50% काम ही करता है। बाकी 50% क्षमता काफी हद तक सहकर्मियों के साथ निरर्थक बातचीत में बर्बाद होती है, या हम इंटरनेट पर समय बर्बाद करते हैं, देर से ऑफिस आते हैं, ऑफिस से जल्दी चले जाते हैं, कॉफी ब्रेक और लंच को लंबा खींच लेते हैं, या निजी काम निपटाते हैं। समय की बर्बादी कंपनी की सबसे भारी वित्तीय बर्बादी होती है। इसका एक कारण यह होता है कि लोग अपने काम के संदर्भ में पर्याप्त प्रेरित और केंद्रित नहीं होते। उनमें यह प्रेरणा नहीं होती कि वे कोई दूसरी चीज करने से पहले महत्वपूर्ण काम निपटाएं और उसी दिशा में आगे बढ़ें। यह एक चुनौती है जिसे अच्छा मैनेजर सुलझा सकता है। अप्रयुक्त 50% क्षमता का दोहन करें। आपका काम कर्मचारी की उस अप्रयुक्त 50% क्षमता का दोहन करना है जिसके लिए कंपनी पैसे दे रही है। यह भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके समय और ऊर्जा का इस्तेमाल करके उनसे ज़्यादा तथा बेहतर काम कराएं। हर कंपनी का उद्देश्य कंपनी में लगाई गई पूंजी पर सर्वोच्च ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, हासिल करना होता है। प्रबंधन का लक्ष्य कंपनी के कर्मचारियों से सर्वोच्च ROE, रिटर्न ऑन एनर्जी, हासिल करना होता है। वित्तीय पूंजी की इकाई डॉलर या रुपये है। दूसरी ओर मानव पूंजी में कर्मचारी की मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक शक्तियां या ऊर्जाएं शामिल होती है। मैनेजर के रूप में आपका काम यह है कि आप इस मानव पूंजी को अधिकतम करें और इसे कंपनी के लिए सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण परिणाम हासिल करने पर केंद्रित करें। प्रेरणा कम करने वाली चीजों को हटा दें। जीवन और काम काज में दो मुख्य चीजें होती हैं जो प्रेरणा कम करती है। ये दोनों बचपन में ही शुरू हो जाती है और वयस्क होने के बाद भी अपना शिकंजा कसे रहती है। इन्हें अक्सर नकारात्मक आदतें या कंडीशन्ड प्रतिक्रियाएं कहा जाता है। प्रेरणा कम करने वाली पहली चीज है असफलता का डर। यह वयस्क जीवन में सफलता और उपलब्धि की राह में सबसे बड़ी बाधा होती है। चूंकि उन्होंने बचपन में विनाशकारी आलोचना झेली है, इसलिए बड़े होने के बाद भी लोग अपने काम में गलती करने या असफल होने से घबराते हैं। यह डर इंसान को एक तरह से पंगु बना देता है। इसकी वजह से लोग जोखिम लेने से कतराते हैं। इसकी वजह से वे नई जिम्मेदारियां लेने के लिए स्वेच्छा से सामने नहीं आते। इसी की वजह से वे अपने आरामदेह दायरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं होते। असफलता का डर लगातार हीन प्रदर्शन के कारण या बहाने उत्पन्न करता है। प्रेरणा कम करने वाली दूसरी बड़ी चीज है अस्वीकृति का डर। यह बाधा भी बचपन में ही उत्पन्न होती है। ऐसा तब होता है जब अभिभावक अपने बच्चे से शर्त पर प्रेम करते हैं। वे अपने बच्चे को तभी प्रेम देते हैं जब बच्चा ऊंचे पैमाने पर प्रदर्शन करे। इस स्थिति में बच्चा दूसरों की राय, टिप्पणियों और फीडबैक को लेकर अति संवेदनशील बन जाता है, खास तौर पर ऑफिस में बॉस की अस्वीकृति का यह डर आलोचना, निंदा या आक्षेप का डर होता है। गलती करने का डर और इस वजह से नौकरी से निकाले जाने का डर। उत्कृष्ट मैनेजर वे होते हैं जो हर कर्मचारी के मामले को बिना
शर्त स्वीकार करते हैं, जिस वजह से सारे कर्मचारी अपने बॉस के साथ और अपनी नौकरी के मामले में सुरक्षित महसूस करते हैं। डर को बाहर निकाल दें। प्रेरणा की कमी और प्रदर्शन की कमजोरी के कई दूसरे कारण भी होते हैं, लेकिन ये दो मुख्य कारण हैं जो लोगों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कोशिश करने से रोकते हैं। सफल कंपनियां और मैनेजर वे हैं जो चेतन होकर इन अवरोधों को हटा देते हैं। वे कर्मचारियों की असफलता या गलतियों को क्षमा करने योग्य बनाते हैं। वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि गलती करने पर किसी कर्मचारी को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, आलोचना नहीं की जाएगी या दंड की धमकी नहीं दी जाएगी। सर्वश्रेष्ठ मैनेजर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां लोग अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं जितना वे कर सकते हैं। पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के जनक डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग ने कहा था कि किसी उच्च प्रदर्शन वाली कंपनी बनाने की 14 कुंजियां हैं, जिनमें से एक डर को बाहर निकालना था। जब लोगों में डर नहीं होता है तो उनमें पहले से ज़्यादा ऊंचे स्तर पर काम और उत्पादन करने की प्रवृत्ति होती है। इस पुस्तक में आप बहुत सी व्यवहारिक आजमाई हुई प्रणालियां और तकनीकें सीखेंगे जिनका इस्तेमाल करके आप कर्मचारियों में असफलता व अस्वीकृति के डर कम कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ों को आजमाने की प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं और अधीनस्थों को उनके बारे में ज़बरदस्त महसूस करा सकते हैं। जब लोग अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, सिर्फ तभी वे कड़ी मेहनत करने और सफल होने के लिए प्रेरित होते हैं। इनमें से हर विचार वर्षों के शोध और अभ्यास का फल है। कई बार तो इनमें से सिर्फ एक विचार पर अमल करने से ही सामान्य कामकाजी परिवेश लगभग रातों रात श्रेष्ठ कामकाजी परिवेश में बदल सकता है। मुख्य घटक प्रेरणा और शिखर प्रदर्शन में सबसे अहम घटक है मैनेजर और कर्मचारियों का आपसी संबंध। मैनेजर और कर्मचारी के आपसी संपर्क या संवाद में जो कुछ होता है उसी से मुख्यतः किसी कंपनी का प्रदर्शन, प्रभावकारिता, उत्पादकता, आउटपुट और मुनाफा तय होता है। जिस बिंदु पर दो लोग सकारात्मक या नकारात्मक रूप से जुड़ते हैं, वहीं पर कर्मचारी और कंपनी दोनों का अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रदर्शन तय होता है। जब बॉस और अधीनस्थ का आपसी संपर्क सकारात्मक और सहयोगी होता है तो कर्मचारी का प्रदर्शन, उत्पादकता और आउटपुट इसके सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। अगर मैनेजर और कर्मचारी के आपसी संपर्क का यह बिंदु किसी वजह से नकारात्मक होता है तो प्रदर्शन और आउटपुट घट जाएंगे। बॉस के साथ नकारात्मक संबंध कर्मचारियों में असफलता, अस्वीकृति और नापसंदगी का डर उत्पन्न कर देता है। इस पुस्तक के सभी विचार मैनेजर और स्टाफ के मिलन बिंदु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। आप इस संपर्क को बेहतर बनाने के लिए जो भी करते हैं वह हर चीज आपके कामकाजी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है, चाहे आप प्रबंधन की सीढ़ी पर कहीं भी हो। शुरू करने से पहले एक आखिरी बात, आइंस्टीन ने कहा था, जब तक कोई चीज नहीं हिलती है तब तक कुछ नहीं होता। इसी तरह जब तक कोई व्यक्ति नहीं हिलता है तब तक कुछ भी नहीं होता। इनमें से किसी भी विचार का कोई मोल नहीं है जब तक कि आप उस पर कर्म न करें, यथासंभव जल्दी से जल्दी। प्रभावी मैनेजर बेहतर कर्म केंद्रित होते हैं। जब वे कोई अच्छा विचार सुनते हैं तो वे तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और उस पर अमल करने में जुट जाते हैं। इसलिए जब आप यह पुस्तक पढ़ते समय कोई ऐसी चीज सीखें जिससे आपके स्टाफ को ज़्यादा ऊंचे स्तर तक प्रेरित करने में मदद मिल सकती हो तो देर न करें, इस पर तुरंत अमल करें। उसी दिन परिणामों से आप हैरान रह जाएंगे। प्रथम अध्याय, एक्स फैक्टर। 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में यूरोप में प्रबंधन परामर्शदाताओं ने कई अध्ययन किए। इनमें उन्होंने ब्रिटेन के कार बनाने वाले कारखानों की तुलना पश्चिम जर्मनी के कारखानों से की। उन्होंने यह पाया कि जर्मनी के कारखाने ज़्यादा कार्यकुशलता से काम कर रहे थे और ब्रिटिश कारखानों से 4 गुना उत्पादन कर रहे थे। पहले तो ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने इस असमानता का दोष इस तथ्य को दिया कि जर्मनी के कारखाने नए थे क्योंकि वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने थे, जबकि ज़्यादातर ब्रिटिश कारखाने पुराने थे और वहां 1930 के दशक की मशीनें थीं। इस अवधारणा की आगे जांच करने के लिए उन्होंने ब्रिटेन के नए कारखानों की तुलना जर्मनी के नए कारखानों से की। यह ध्यान रखा गया कि दोनों यथासंभव समान हों।
दोनों में उसी आकार की कारें बनती हो, यूनियन वाले कर्मचारी हों तथा समान प्रौद्योगिकी एवं सामग्री का इस्तेमाल होता हो, लेकिन इसके बावजूद वे इसी नतीजे पर पहुंचे कि दोनों देशों में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन वाले और सबसे बुरे प्रबंधन वाले कारखानों में उत्पादन का फर्क 4 गुना था। उत्पादकता के इस अंतर को भौतिक या तकनीकी घटकों से स्पष्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए यह एक्स फैक्टर के नाम से मशहूर हुआ। एक्स फैक्टर को अब मनोवैज्ञानिक घटक कहा जाता है, लेकिन इसने पिछले 60 सालों में प्रबंधन के क्षेत्र में क्रांति कर दी है। 1930 के दशक की महान मंदी तक प्रबंधन के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई वह प्रौद्योगिकी, विज्ञान और उत्पादन प्रक्रियाओं में होने वाली प्रगति का परिणाम थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होने वाली ज्यादातर प्रगति प्रबंधकीय और मनोवैज्ञानिक प्रकृति की रही। एक्स फैक्टर इस बात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करता है कि कुछ कंपनियां क्यों सफल होती हैं और बाकी क्यों असफल रहती हैं। हर उद्योग में शीर्ष 20% कंपनियां 80% मुनाफा क्यों कमाती हैं और सबसे गुणी लोग सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ध्यान रखें कि प्रदर्शन और उत्पादकता को तय करने वाले मनोवैज्ञानिक घटकों का दोहन करके आप मैनेजर के रूप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन सकते हैं और परिणाम हासिल करने की अपनी योग्यता को बहुत बढ़ा सकते हैं। मूल केंद्र। दरअसल मनोवैज्ञानिक घटक का मूल केंद्र बहुत सरल है, आत्म अवधारणा। आत्म अवधारणा की खोज शायद 20वीं और 21वीं सदियों में मानव क्षमता के विकास में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण खोज है। आत्म अवधारणा मनुष्य का विश्वास तंत्र या आदर्श तंत्र है। यह बचपन से बनने लगता है और बढ़ता जाता है। यह उस मनुष्य की अब तक की सारी भावनाओं, अनुभवों, निर्णयों, शिक्षा और घटनाओं का समुच्चय होता है। आत्म अवधारणा से ही यह तय होता है कि कोई व्यक्ति अपने बारे में कैसा सोचता है, कैसा महसूस करता है और बाकी संसार की तुलना में खुद को किस तरह देखता है। आत्म अवधारणा व्यक्तित्व तथा उत्पादकता का मूल केंद्र है। इसी से किसी मनुष्य का प्रदर्शन, व्यवहार और आउटपुट तय होता है। आत्म अवधारणा के बदलने या बेहतर बनने के बाद ही बाहरी प्रदर्शन और व्यवहार के सारे परिवर्तन या बेहतरी शुरू होती है। इसे दूसरी तरह से कहें, जो मनुष्य के बाहरी संसार में होने वाले सारे परिवर्तन अंदरूनी संसार के परिवर्तन से शुरू होते हैं। आत्म अवधारणा और प्रदर्शन। आत्म अवधारणा 3 घटकों से मिलकर बनती है, आत्म आदर्श, आत्म छवि और आत्म गौरव। आइए एक एक करके इन तीनों पर नजर डालते हैं। आत्म आदर्श इस बात का सारगर्भित चित्र है कि वह व्यक्ति जीवन में क्या बनना चाहता है। इसमें उस व्यक्ति के लक्ष्य, सपने, आशाएं और आदर्श होते हैं। वर्तमान स्वरूप के अलावा इनका संबंध इस बात से भी होता है कि उसके लिए भविष्य में क्या बनना संभव है। कामकाज के संसार में कर्मचारी के आत्म आदर्श पर कंपनी के आदर्शों, कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों यानी रोल मॉडलों और कंपनी की कर्मचारी संबंधी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। आत्म अवधारणा का दूसरा हिस्सा आत्म छवि है। इसका मतलब है कि कर्मचारी के हिसाब से दूसरे उसे किस तरह देखते हैं। जो लोग खुद को पसंद करने योग्य, आत्मविश्वासी और सक्षम मानते हैं, वे उन लोगों से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे जो खुद को काम काज में खास अच्छा नहीं मानते। दूसरे लोग हर दिन आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसका आपकी आत्म छवि पर बहुत असर होता है। जब लोगों से इस तरह व्यवहार किया जाता है जैसे वे मूल्यवान, महत्वपूर्ण, सम्मानजनक हैं, तो वे खुद को ज़्यादा सकारात्मक तरीके से देखते हैं और अपने बारे में ज़्यादा सकारात्मक विचार रखते हैं। इसके फलस्वरूप वे ज़्यादा ऊंचे स्तर पर प्रदर्शन करते हैं और बेहतर काम करते हैं। तीसरा हिस्सा और आत्म अवधारणा की बुनियाद व्यक्ति का आत्मगौरव है। आत्मगौरव की सरल परिभाषा यह है, आप खुद को कितना पसंद करते हैं। लोग मन ही मन खुद को जितना ज़्यादा पसंद करते हैं और अपना जितना ज़्यादा सम्मान करते हैं, वे बाहर उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वे ज़्यादा बड़े लक्ष्य तय करते हैं और अपने काम की गुणवत्ता के ज़्यादा ऊंचे पैमाने तय करते हैं। जब लोग खुद को पसंद करते हैं तो वे दूसरे लोगों को भी ज़्यादा पसंद करते हैं और टीम के उत्कृष्ट खिलाड़ी बन जाते हैं। आत्मगौरव मानव व्यक्तित्व का रिएक्टर कोर है। यह ऊर्जा, उत्साह, स्फूर्ति और आत्मविश्वास के स्तर को काफी हद तक तय करता है। अगर आप शिखर प्रदर्शन करने वाली कंपनी बनना चाहते हैं तो इसकी कुंजी यह है कि असफलता और अस्वीकृति के डरों को हटा दें।
जिनसे व्यक्तिगत प्रदर्शन कम होता है। इसकी कुंजी यह है कि आप उच्च आत्म गौरव का माहौल बना दें। जो मैनेजर अपने ऑफिस के माहौल को सकारात्मक और ऊंचे आत्म गौरव वाला बनाता है, उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। उसके कर्मचारियों के अनुपस्थिति होने की दर कम होगी, कर्मचारी काम छोड़कर कम जाएंगे, उत्पादकता बढ़ जाएगी और गलतियां कम होंगी। मैनेजर की भूमिका। कोई मैनेजर 7 तरीकों से हर कर्मचारी की आत्म अवधारणा को सकारात्मक और शक्तिशाली बना सकता है। वे 7 प्रेरक तत्वों के सामंजस्य में है। पहला, चुनौती। लोगों को ऐसे काम दे जिनकी वजह से उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कसकर काम करना पड़े। लोग अपने काम में जितनी ज़्यादा चुनौती अनुभव करेंगे, वे उतने ही ज़्यादा जुड़ेंगे और अपने बारे में उतने ही ज़्यादा सकारात्मक महसूस करेंगे। दूसरा, स्वतंत्रता। लोगों को कठोर निगरानी के बिना काम करने के पर्याप्त स्वायत्तता दें। खुद के दम पर अपने तरीके से काम करने की जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता होती है, कर्मचारी अपने बारे में उतना ही ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। तीसरा, नियंत्रण। काम की समीक्षा, फीडबैक और विचार विमर्श के लिए नियमित समय तय करें। कर्मचारियों के प्रदर्शन पर उन्हें जितना नियमित फीडबैक दिया जाता है, वे अपने बारे में उतना ही अच्छा महसूस करते हैं और अपने काम को उतना ही ज़्यादा मूल्यवान बनाते हैं। चौथा, सम्मान। जब आप कर्मचारियों की राय मांगते हैं और उनकी बात गौर से सुनते हैं, तो वे ज़्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। ध्यान से सुनकर और दूसरों की राय पर सावधानी से विचार करके, भले ही आप उनकी राय के हिसाब से काम न करें, आप यह दिखा देते हैं कि आप हर व्यक्ति के अनूठेपन का सम्मान करते हैं। पांचवा, सौहार्द। अगर लोगों को यह लगता है कि आप स्टाफ के सदस्य के अलावा इंसान के रूप में भी उन्हें पसंद करते हैं और उनकी परवाह करते हैं, तो वे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। अपने लोगों के साथ इस तरह व्यवहार करें मानो वो आपके मित्र और कंपनी के परिवार के स्वाभाविक विस्तार हों। इससे वे खुद को ज़्यादा सुरक्षित और महत्वपूर्ण मानने लगते हैं। सफलता के अनुभव। आत्मगौरव व आत्म अवधारणा बढ़ाने की एक आसान कुंजी है कि कर्मचारियों के अनुभव और योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऐसे काम दें जिन्हें वे सफलतापूर्वक कर सके। काम पूरा होने के बाद इस उपलब्धि को मान्यता दें, अकेले में भी और सबके सामने भी, ताकि लोग खुद को विजेता महसूस करें। सकारात्मक अपेक्षाएं। यह शायद सबसे शक्तिशाली प्रेरक तत्व है। आत्मगौरव और प्रदर्शन सबसे ज़्यादा तब बढ़ता है जब लोगों को यह महसूस होता है कि उनके बॉस की राय में वे अच्छे हैं, सक्षम हैं और उनमें काम को अच्छी तरह करने की योग्यता है। सफल कंपनियां एक ऐसा परिवेश बनाती हैं जहां कर्मचारी खुद को बेहतरीन मानने लगते हैं। व्यवहार में आत्म अवधारणा की भूमिका को समझना प्रबंधन और अभिप्रेरण में प्रभावशाली बनने का शुरुआती बिंदु है। कार्य अभ्यास। पहला, अपने स्टाफ के सदस्यों के साथ इस तरह व्यवहार करने की आदत डालें मानो वे मूल्यवान, महत्वपूर्ण, बुद्धिमान और सक्षम हो। उनके साथ जब भी मिले, हर संपर्क में उनके आत्मगौरव और आत्मविश्वास को बढ़ाने के मौके की तलाश करें। दूसरा, अपने स्टाफ के सदस्यों को लगातार बताएं कि वे कितने अच्छे हैं और उनके काम की गुणवत्ता से आप कितने ज़्यादा प्रभावित हैं। जब आप लोगों में बेहतरीन प्रदर्शन करने की अपेक्षा तथा विश्वास रखते हैं, तो वे आपको शायद ही कभी निराश करेंगे।